हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो आज की इस वीडियो में इनका Q3 FY25 का क्वार्टरली रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि इनकी क्वार्टरली परफॉर्मेंस कैसी रही, करंट टाइम में बिजनेस में क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहे हैं और मैनेजमेंट ने FY25 के लिए क्या गाइडेंस दिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों, इसी स्टॉक पे पिछले एक साल में ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ, जब मैंने Q2 की परफॉर्मेंस का रिव्यू किया था, साथ ही साथ एक डिटेल में इनके बिजनेस मॉडल पे भी डिस्कशन किया था। लेकिन दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिए, लिंक आई बटन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, पिछला वीडियो देखने से फायदा ये होगा कि आपको आइडिया रहेगा कि उस क्वार्टर में मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिया था, बिजनेस कैसा चल रहा था, ताकि इस क्वार्टर को कंपेरिजन करके आप अपना खुद का डिसीजन ले सके। फिलहाल ये सारी चीजें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर आप पिछला वीडियो देख लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों, अगर शेयर प्राइस की बात करें तो पिछले साल मई से इस शेयर में काफी ज्यादा रैली देखने को मिली, जो कि शेयर प्राइस 25-2600 के आसपास था। उसमें काफी तेजी से रैली देखने को मिली और 50 DMA पे सपोर्ट लेकर के ये शेयर ने 75-7600 का हाई लगाया। फिर उसके बाद जनवरी में इसमें गिरावट शुरू हुई है और अभी करंट टाइम में देख सकते हैं कि 4000 पे जाकर के इसने सपोर्ट लिया है और अभी इसी लेवल पे होल्ड कर रहा है। हालांकि दोस्तों, शेयर प्राइस अभी 200 DMA से काफी नीचे आ गया। 50 और 200 DMA कहीं ना कहीं एक लाइन पे आ गया है। इस वजह से शेयर प्राइस में थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है कि आने वाले दिनों में ये इसी लेवल पे होल्ड करेगा या फिर इसमें रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड की बात करें तो ये कंपनी BSE में और NSE में दोनों में लिस्टेड है। इसके मार्केट कैप की बात करें तो 26,694 करोड़ रुपीस की है। स्टॉक भी काफी हाई 103 का दिख रहा है। ROC की बात करें 14.5% का है। ROE की बात करें तो 10.5% का दिख रहा है, जो कि बिलो एवरेज है। इसी के साथ करंट टाइम में शेयर प्राइस की बात करें तो 4170 करोड़ रुपीस की है। स्टॉक ने 7825 रुपए का हाई लगाया है अपना जनवरी में। इसके अलावा 52 वीक लो की बात करें तो ये 2424 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके अलावा PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, जो कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें काफी डिटेल में डिस्कस किया था, दोनों कंपनी सेमी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है। हालांकि दोस्तों, इस वीडियो का मकसद है कि हम इनके क्वार्टरली परफॉर्मेंस को रिव्यू करें। तो चलिए डायरेक्टली क्वार्टरली रिजल्ट पे एक नजर देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो सेल्स देख सकते हैं दिसंबर 24 में 661 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू किया गया है, जो कि पिछली साल ये रेवेन्यू 509 करोड़ रुपीस का था। तो YoY बेसिस पे तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो सितंबर में 572 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू था। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ग्रोथ देखने को मिली है। यही पे अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, इस क्वार्टर में 66 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट किया है, जो कि पिछली साल ये प्रॉफिट 45 करोड़ रुपीस का था। हालांकि सितंबर में ये प्रॉफिट 60 करोड़ रुपीस था। तो यहाँ पे सितंबर क्वार्टर के कंपेरिजन में भी ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बिजनेस में क्वार्टरली बेसिस पे अप्स एंड डाउन होता है, क्योंकि अगर इनका मार्च का क्वार्टर देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग था, 637 करोड़ रुपीस का था और इन्होंने 81 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट किया है। इसका मतलब है कि मार्च के क्वार्टर में कुछ सिमिलर एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, जहां पे YoY नंबर अच्छा दिखना चाहिए। तो अभी आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट ने क्या कमेंट्री की है कि Q4 का रिजल्ट कैसा आएगा और FY26 की क्या परफॉर्मेंस हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 14% का था पिछले साल, अभी भी 14% पे एकदम मेंटेन है। हालांकि मार्च में काफी अच्छा 15% का मार्जिन इन्होंने रिपोर्ट किया था। इंटरेस्ट का लेवल बढ़ता हुआ दिख रहा है। पिछले साल 15 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट था, पिछले क्वार्टर 22 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट था, अभी इस क्वार्टर 27 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट पे कर रहा है। इसी के साथ डिप्रिसिएशन भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। डिप्रिसिएशन 6 करोड़ से बढ़ करके 11 करोड़ रुपीस का हो गया है, जो कि पिछले क्वार्टर सिर्फ 9 करोड़ रुपीस का था। तो दोस्तों, अगर इनके एनुअलाइज्ड रिजल्ट पे नजर डालें तो यहाँ पे TTM रेवेन्यू देख सकते हैं कि 2375 करोड़ रुपीस का है, जो कि FY24 में ये रेवेन्यू 1805 करोड़ रुपीस का था। तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है TTM बेसिस पे। इसी के साथ नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि 183 करोड़ रुपीस का था, जो कि अभी 259 करोड़ रुपीस का काफी अच्छा जब प्रॉफिट के टर्म्स में हुआ है। इसी के साथ ऑपरेटिव प्रॉफिट मार्जिन भी देख सकते हैं कि 14% का जो था अभी भी 40% पे एकदम मेंटेन है। तो दोस्तों, अगर इनके बैलेंस शीट पे एक नजर डालें तो इक्विटी कैपिटल देख सकते हैं कि 64 करोड़ रुपीस का ये कास्टेंट बना हुआ है। इसका मतलब है कि मार्च और सितंबर के बीच में कोई भी इन्होंने फंडिंग रेज नहीं की है। इसी के साथ रिजर्व देख सकते हैं कि 2600 करोड़ रुपीस के आसपास का इक्विटी कैपिटल और रिजर्व दिख रहा है। इसी के साथ बोरोइंग का लेवल 698 करोड़ रुपीस का है। तो मार्च के कंपेरिजन में बोरोइंग बढ़ती हुई दिख रही है। इसी के साथ फिक्स्ड एसेट पे नजर डाले तो ये भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि 319 करोड़ का था, अभी 435 करोड़ रुपीस का दिख रहा है। CWIP भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, 105
करोड़ रुपीज से बढ़ करके 158 करोड़ रुपीज का हो गया है। इसका मतलब कंपनी कुछ ना कुछ कैपेक्स कर रही है जो कि अभी कमर्शियलाइज नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसी के साथ इन्वेंट्रीज का लेवल देख सकते हैं कि FY23 में जो कि 413 करोड़ रुपीज का था, FY24 में बढ़कर के 548 करोड़ रुपीज का हुआ और अभी फर्स्ट हाफ FY25 में 713 करोड़ रुपीज का दिख रहा है। तो इन्वेंट्रीज का लेवल लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ है तो कोई मेजर कंसर्न नहीं है। इसी के साथ ट्रेड रिसीवेबल भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो FY24 के एंड पर 1500 करोड़ रुपीज का कैश था, जो कि अभी इनके पास कैश 1212 करोड़ रुपीज का दिख रहा है। तो दोस्तों अभी भी कंपनी काफी अच्छा खासा कैश होल्ड कर रही है, जो कि FY26 में इनका कुछ बड़ा कैपेक्स प्लान है जो कि आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कैश फ्लोज पे एक नजर डालें तो FY23 में इन्होंने बिजनेस से निगेटिव कैश फ्लो जनरेट किया था, लेकिन FY24 में 70 करोड़ रुपीज का बिजनेस से कैश जनरेट हुआ है। साथ ही साथ काफी एग्रेसिव ये इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। FY23 में 494 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है। FY24 में 1500 करोड़ रुपीज का ही इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे देख सकते हैं कि इनको एक्सटर्नल फंडिंग की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। FY23 में 554 करोड़ रुपीज की फंडिंग ली और FY24 में भी 1529 करोड़ रुपीज की इन्होंने फंडिंग उठाई थी। अगर फंडिंग के सोर्सेस की बात करें तो यहाँ पे शेयर से 660 करोड़ रुपीज FY23 में उठाए थे। FY24 में भी 1344 करोड़ रुपीज की फंडिंग उठाई थी। यहाँ पे बोरोइंग का लेवल भी देख सकते हैं कि FY24 में 174 करोड़ रुपीज बोरोइंग से उठाए हैं। हालांकि फर्स्ट हाफ FY25 का कैश फ्लो अभी नहीं दिख रहा, जो कि FY25 के एंड में हमें दिखेगा, तो उसमें हम देखेंगे कि बोरोइंग का लेवल फर्दर किस तरीके से इंक्रीज हुआ है। तो नेक्स्ट क्वार्टर में ये अपडेट्स हमको मिलेगी। तो दोस्तों रेशियोज पे एक नजर डालें तो डेब्टर डेज देख सकते हैं कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। FY23 में 74 डेज का था, जो कि FY24 में 72 डेज का दिख रहा है। इसी के साथ इनका वर्किंग कैपिटल डेज देख सकते हैं कि 147 दिनों का था, इसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और FY24 में 126 दिनों का दिख रहा है। ROC की बात करें तो 22% का है, जो कि FY24 में 15% का ये मेंटेन है। हालांकि थोड़ा सा डिग्रोथ हुई है ROC के टर्म्स में, क्योंकि ये काफी एग्रेसिव एक्सपेंशन कर रहे हैं। साथ ही साथ बैलेंस शीट में कैश लेवल काफी बढ़ा हुआ दिख रहा है, जो कि अभी यूटिलाइज नहीं हुआ है। इसी वजह से ROC थोड़ा सा पुअर दिख रहा है। तो दोस्तों अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक नजर डाले तो प्रमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हैं कि 57.75% की एकदम कांस्टेंट बनी हुई है। इसका मतलब है कि प्रमोटर्स ने कोई भी इक्विटी सेल नहीं की। इसी के साथ FIs की होल्डिंग की बात करें तो 40.92% थी, जो कि दिसंबर में भी ऑलमोस्ट सेम लेवल पे मेंटेन है। हालांकि जो शेयर में क्रैश आया वो जनवरी के बाद आया, तो यहाँ पे मार्च के क्वार्टर में देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि FIs और DIs की अभी इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर DIs की होल्डिंग की बात करें तो सितंबर में 16% थी, लेकिन दिसंबर में घट करके 15% रह गई है। लेकिन पब्लिक की होल्डिंग उसी हिसाब से बढ़ती हुई दिख रही है, जो कि 11.25% थी, बढ़ करके 12.37% हो गई है। इसी के साथ नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करें तो 1,56,000 इसमें इन्वेस्टेड थे, लेकिन दिसंबर क्वार्टर के एंड तक 1,92,000 इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, जो कि शेयर प्राइस 103 के काफी हाई पी पे ट्रेड कर रहा है, इसका शेयर प्राइस 7800 का हाई लगाने के बाद काफी तेजी से गिरावट हुई और अभी 4000 के लेवल पे होल्ड होता हुआ दिख रहा है। लेकिन दोस्तों अगर इनके क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे YoY बेसिस पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन इंटरेस्ट का लेवल बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन अच्छी बात है कि मार्जिन इनका कांस्टेंट है। TTM बेसिस पे भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसी के साथ बैलेंस शीट में हमने देखा कि FY24 के बाद से इन्होंने कोई भी फंडिंग रेज नहीं की, लेकिन इन्होंने डेट लिया है, जिसकी वजह से बैलेंस शीट में डेट बढ़ता हुआ दिख रहा है। कैश पोजीशन भी काफी स्ट्रांग दिख रही है। कंपनी 1200 करोड़ रुपीस के आसपास कैश होल्ड कर रही है। कैश फ्लो में हमने देखा कि FY24 में इन्होंने बिजनेस से कैश जनरेट किया है, लेकिन उसी हिसाब से जहाँ पे 70 करोड़ रुपीस का बिजनेस से कैश जनरेट हुआ है, ये 1500 करोड़ रुपीस का काफी हेवी कैपेक्स किया है। ये इतना ज्यादा कैपेक्स कर रही है, इसी वजह से हमने देखा कि अभी उस पे कोई रिटर्न नहीं मिल रहा, इसीलिए ROC कम होता हुआ दिख रहा। शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक अच्छी बात देखने को ये मिली कि प्रमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट है, FIs की होल्डिंग भी सिमिलर लेवल पे मेंटेन है, DIs की थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से पब्लिक की होल्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन जो मेजर कंसर्न है कि इसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर काफी ज्यादा बढ़ गए, जो कि पिछले साल मार्च में सिर्फ 1 लाख के अंदर थे, अभी बढ़ करके तकरीबन 1,92,000 इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड है। तो दोस्तों अब आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है, करंट टाइम में ये इतना फंडिंग जो रेस किया है इसका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर रहे हैं, इसके अलावा Q4 और FY26 का क्या गाइडेंस दिया है, ताकि हम डिसीजन ले पाए कि इस पार्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना कैसा होगा। तो चलिए मैनेजमेंट की कमेंट्री को डिस्कस करें। तो दोस्तों अगर इनके रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट
प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो इन्होंने बताया कि YoY बेसिस पे 55% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है FY25 में। इस वजह से अगर करंट टाइम में इनका रेवेन्यू देखें तो 1800 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू था FY24 में, तो 50% ग्रोथ का मतलब है कि करीब करीब 2700 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू FY25 में होना चाहिए। इसका मतलब है कि मार्च का क्वार्टर काफी स्ट्रांग जाएगा और मार्च के क्वार्टर में जो 637 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू पिछली साल था, तो इस बार मिनिमम मैं समझ रहा हूँ कि 1000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू मार्च में ये करना चाहिए, तब जाकर के ये FY25 का ये जो टारगेट है अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों ये इतना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, उसके पीछे की वजह है कि इनके पास ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है, जो कि इनकी एक्सपेक्टेशन है उसी के हिसाब से ही है, तो ये ऑर्डर अपना इजीली अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये FY25 मार्जिन एक्सपेंशन भी एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी इनका मार्जिन जो 40% का मेंटेन है, हालांकि FY23 में ये 15% का था, लेकिन अभी ये 15% प्लस मार्जिन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्च क्वार्टर में होगा। तो दोस्तों अगर नेट में Q3 की बात करें तो ये तकरीबन 600 करोड़ रुपीस के नेट ऑर्डर Q3 में पाए। Q2 में ऑर्डर्स था, उसमें कुछ ऑर्डर्स रेवेन्यू में कन्वर्ट हुआ होगा और कुछ नए ऑर्डर्स भी मिले होंगे। तो ओवरऑल बात करें तो 600 करोड़ रुपीस का नेट ऑर्डर इंक्रीमेंट देखने को मिला। तो दोस्तों अगर इनकी की ग्रोथ सेक्टर्स की बात करें तो इनका इंडस्ट्रियल और ईवी में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा एरोस्पेस है, मेडिकल है और ऑटोमेटिव में भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये कंपनी काफी डाइवर्सिफाइड है, जैसा कि देख सकते हैं कि 4-5 डिफरेंट सेक्टर्स में ये डाइवर्सिफाइड है। इसके कंपेरिजन में अगर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करें, उनका बिजनेस सिर्फ एसी, वॉशिंग मशीन और कूलर से रेवेन्यू आ रहा है। तो दोस्तों बैलेंस शीट में हमने देखा था कि CWIP में काफी हेवी कंपोनेंट दिख रहा था, तो आखिर ये कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कौन सा नया इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसको डिस्कस कर लें। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि OSAT और साथ ही साथ HDI PCB प्रोजेक्ट जो कि Q4 FY26 में स्टार्ट होने वाला है, इसमें ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो OSAT की फैक्ट्री जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है सनानंद गुजरात में हुआ है। इसके अलावा HDI PCB की जो फैक्ट्री स्टार्ट होने वाली है ओरगाडम तमिलनाडु में ये फैक्ट्री बनेगी। तो दोस्तों अभी आज से 1 साल तकरीबन है जब ये दोनों फैक्ट्री स्टार्ट होगी। तो दोस्तों इसके अलावा पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि ये स्मार्ट मीटर में भी एक्सपेंशन कर रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने एक कंपनी एक्वायर की है और हुआ टाइम 6000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू इनको अचीव हो सकता है। तो इन्होंने बताया कि हैदराबाद फैक्ट्री में प्रोडक्शन काफी स्टार्ट हो गया है और उन्होंने कई लाख यूनिट ऑलरेडी मार्केट में सप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और इनको अगर जरूरत पड़ी तो ये कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर सकते हैं स्मार्ट मीटर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो दोस्तों केन्स टेक्नोलॉजी पे फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस नहीं लिया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों मैं डिफरेंट कंपनीज को स्टडी करता हूँ और जो कंपनीज बेस्ट लगती है वही अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करता हूँ। अगर आपको पर्सनली लेवल पे कुछ डिस्कशन करना हो कि हमारी सर्विसेज कैसे आपको बेनिफिट कर सकती है, तो आप मुझे दिए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इनके फाइनेंशियल मैट्रिक्स कैसे हैं, इन्वेस्टमेंट ये कितना कर रहे हैं, इसको डिस्कस कर लें। तो दोस्तों अगर इनके ऑर्डर इनफ्लो की बात करें तो Q2 FY25 में इनके पास 318 करोड़ रुपीस के ऑर्डर आ रहे थे और अभी Q3 FY25 में 428 करोड़ रुपीस के ऑर्डर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऑर्डर इनफ्लो जो था ये बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों एक चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि Q3 में इन्होंने 661 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू किया है और इस रेवेन्यू को सस्टेन करने के लिए मिनिमम 600 करोड़ रुपीस का तो इनको ऑर्डर मिलना चाहिए, जो कि ऑर्डर सिर्फ 428 करोड़ रुपीस का मिला है, जो कि इनका रन रेट क्वार्टरली बेसिस पे है उससे कम है। तो यहाँ पे कंपनी में ऑर्डर्स मिल रहे हैं, लेकिन इस करंट ग्रोथ रेट को कंटिन्यू करने के लिए इनफ नहीं है। तो दोस्तों इसके अलावा इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करें तो इनका इन्वेंट्री डेज 117 दिनों का है। यहाँ पे इन्होंने कुछ एडवांस परचेस कर लिया है ताकि फ्यूचर में एग्जीक्यूशन काफी तेज हो सके। इसके अलावा इबिटा पे इन्होंने बताया कि 15% प्लस इबिटा मार्जिन FY26 में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इबिटा मार्जिन करंट लेवल से इंप्रूव करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि अभी का इबिटा मार्जिन सिर्फ 40% का है। तो दोस्तों अगर इनके कैपेक्स प्लान की बात करें तो इन्होंने बताया कि EMS बिजनेस में 200 से 300 करोड़ रुपीस का हर साल ये कैपेक्स प्लान कर रहे हैं और साथ ही साथ FY26 और FY27 में भी सिमिलर ये कैपेक्स करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा कैपेक्स हो रहा है सेमीकंडक्टर असेंबली में, जहाँ पे ये 3300 करोड़ रुपीस का कैपेक्स करेंगे। लेकिन दोस्तों इतना बड़ा जो कैपेक्स है इसकी फंडिंग में 70 से 75% गवर्नमेंट की तरफ से होगी। इसके अलावा HDI और
पीसीबी की मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें भी 1400 करोड़ रुपीस का कैपेक्स होने वाला है। कहीं ना कहीं दोनों बिजनेसेस को मिला करके 47-4800 करोड़ रुपीस का जो कैपेक्स होने वाला है, इसमें करीब करीब 60 से 75% जो कैपेक्स है वो गवर्नमेंट करेगी। हालांकि ये कैपेक्स FY28-29 तक चलेगा, जो कि टोटल 4800 करोड़ रुपीस का कैपेक्स है। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंडिंग मिल रही है वो अपफ्रंट मिलेगी। स्टेट गवर्नमेंट भी फंडिंग कर रहा है, जो कि कंपनी को पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बाद में स्टेट गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी देगी। लेकिन ओवरऑल अगर सब्सिडी की बात करें तो 60 से 75% की सब्सिडी इस बड़े से कैपेक्स में इनको मिल सकती है। तो दोस्तों इसी वजह से देख सकते हैं कि इनके पास बैलेंस शीट में करीब करीब 1200 करोड़ रुपीस का कैश दिख रहा है। साथ ही साथ ये जरूरत पड़ी तो डेट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये कैपेक्स भी काफी बड़ा है, देख सकते हैं कि 5000 करोड़ रुपीस का ये कैपेक्स जो कि FY28-29 तक कंप्लीट होगा। तो दोस्तों इसके अलावा सेक्टरल ग्रोथ और एक्सपोर्ट का बिजनेस कैसा चल रहा है इसको डिस्कस कर लें। तो दोस्तों अगर इनके मेजर ऑर्डर इनफ्लोज की बात करें तो एरोस्पेस और डिफेंस से मेजरली ऑर्डर मिल रहे हैं। इसके अलावा स्मार्ट मीटर है, ऑटोमोटिव से खास करके एक्सपोर्ट मार्केट में ऑर्डर मिल रहा है। इसके अलावा मेडिकल और IT सेक्टर से भी इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये काफी डाइवर्सिफाइड कंपनी है, तो हर इंडस्ट्री में इनको ऑर्डर मिल रहे हैं। मेनली एरोस्पेस, डिफेंस और स्मार्ट मीटर से इनको ऑर्डर मिल रहे हैं। तो दोस्तों मेडिकल सेक्टर की बात करें तो इन्होंने यूरोपियन क्लाइंट से एक मेजर ऑर्डर जीता है। इसके अलावा IoT और IT में भी इनकी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट से इनको एक काफी बड़ा ऑर्डर मिला है। तो दोस्तों इनका एक्सपोर्ट भी काफी अच्छा बढ़ रहा है। इन्होंने बताया कि नए ऑर्डर्स में से 800 करोड़ रुपीस के ऑर्डर्स एक्सपोर्ट से हैं और FY26 के रेवेन्यू में 20 से 25% कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट से हो सकता है, जो कि करंट टाइम में 10 से 15% है। तो दोस्तों FY26 के लिए क्या रेवेन्यू और ग्रोथ टारगेट दिया, तो इन्होंने बताया कि FY25 में 2800 से 29 करोड़ रुपीस की ये रेवेन्यू कर सकते हैं और जहां पे 15% का EBITDA मार्जिन हो सकता है। लेकिन FY26 का ये इन्होंने गाइडेंस दिया कि 4500 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू FY26 में भी कर सकते हैं, यानी कि जो 50% का ये ग्रोथ रेट है ये FY26 में भी कंटिन्यू हो सकता है। तो दोस्तों FY25 ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। अगले क्वार्टर में ये जो TTM रेवेन्यू है कहीं ना कहीं 2800 से 2900 करोड़ रुपीस का दिखने लगेगा और आने वाले 12 से 15 महीने के अंदर ये करीब करीब 4500 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू भी अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से कहीं ना कहीं बिजनेस में 15 महीने के अंदर ये रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों डबल हो सकता है। लेकिन दोस्तों रेवेन्यू तो डबल हो जाएगा, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है कहीं ना कहीं अगर इन्होंने डेट लिया तो उसकी वजह से नेट प्रॉफिट थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि जो ये इतना बड़ा 5000 करोड़ रुपीस के आसपास का जो कैपेक्स कर रहे हैं उसी वजह से फाइनेंशियल बर्डन तो कंपनी पे आएगा, क्योंकि जब तक वो कैपेक्स ऑपरेशनलाइज नहीं हो जाएगा अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट जाएगा, जिसकी वजह से बॉटम लाइन इम्पैक्ट हो सकती है। तो दोस्तों साथ ही साथ इन्होंने FY28 का भी विजन दिया। इन्होंने बताया कि नॉर्थ अमेरिका में एक्सपेंशन कर सकते हैं, जिसके लिए ये मर्जर और एक्विजिशन की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने पिछले साल ही बताया था कि FY28 में ये $1 बिलियन की रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों $1 बिलियन का मतलब हो जाता है कि 8000-9000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जो कि FY28 तक ये अचीव कर सकते हैं। FY25 ऑलरेडी एंड होने वाला है, तो अगले 3 सालों में बिजनेस में कहीं ना कहीं ये 3 टाइम्स की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों 3 साल में कोई कंपनी अगर 3 गुना रेवेन्यू कर ले तो ये काफी हाई ग्रोथ कंपनी हो सकती है। इसी के अलावा स्टॉक पी की बात करें तो 130 का दिख रहा था। दोस्तों जब किसी भी इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा ग्रोथ हो तो वहाँ पे स्टॉक पी ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है और इसी वजह से लोग प्रीमियम पे करने के लिए तैयार होते हैं। अगर ये ग्रोथ कंटिन्यू रही तो ये स्टॉक पी रीजनेबल हो सकता है। तो दोस्तों इसके अलावा फंडिंग और QIP भी ये देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने फंडिंग तो रेस की, लेकिन यहाँ पे इनको ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए फंडिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिसके लिए QIP का अप्रूवल ऑलरेडी प्रोग्रेस में है। इसके अलावा जो फंडिंग लेंगे इससे ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन करेंगे, जैसा कि US और नॉर्थ अमेरिका में ये कुछ मर्जर एंड एक्विजिशन की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो यहाँ पे हाई प्रॉफिटेबल कंपनीज को अक्वायर करेंगे। तो दोस्तों इसके अलावा EV और OSAT का भी बिजनेस है जिसमें ये एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर EV पोर्टफोलियो की बात करें तो इन्होंने 4 व्हीलर से हट करके 2 व्हीलर में एक्सपेंशन किया। इसके अलावा 3 व्हीलर में भी ये एक्सपेंशन कर रहे हैं। इसके अलावा EV में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कंपोनेंट की भी एडिशन किया है, जिसकी वजह से इंडिया में जो कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ग्रो करता है तो ये कंपनी को इनडायरेक्ट बेनिफिट करेगा। तो दोस्तों इसके अलावा OSAT प्रोजेक्ट की अगर प्रोग्रेस की बात करें तो इन्होंने लैंड ऑलरेडी एक्वायर की है, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया और यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फैक्ट्री जो है फर्स्ट हाफ FY26 में ऑपरेशनल हो जाएगी, लेकिन सेकंड हाफ Q4 FY26 में कस्टमर की ऑनबोर्डिंग करेंगे और ये काफी हाई मार्जिन बिजनेस सेगमेंट हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी कहीं ना कहीं 1 साल का समय लग सकता है। फैक्ट्री तो फर्स्ट हाफ FY26 में ही ऑपरेशनल हो जाएगी, लेकिन उसके बाद वो ट्रायल चलेगा, फिर कस्टमर की ऑनबोर्डिंग होगी, जो कि कमर्शियल प्रोडक्शन FY26 के एंड में स्टार्ट होगा और
इस एक्सपेंशन से FY27 में बेनिफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि नॉर्थ अमेरिका में ये कुछ स्ट्रेटेजिक मर्जर एंड एक्विजिशन की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि ऑलरेडी का अभी 10 से 15% एक्सपोर्ट से बिजनेस आ रहा है, लेकिन FY26 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिनिमम 20% का एक्सपोर्ट से रेवेन्यू आ जाए। तो दोस्तों ये किस तरीके की कंपनी को टारगेट कर रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे छोटी और प्रॉफिटेबल कंपनीज को ये टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे जो ये कंपनीज की साइज होगी 3 से 5 करोड़ रुपीस की ये डील को देख रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया कि एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के कम्प्लीमेंट्री अगर बिजनेस पर्टिकल हो तो वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा। तो दोस्तों इस वीडियो का एंड पार्ट कंक्लूजन है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि Q3 की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया कि FY25 जो कि ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, 2800 से 2900 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू ये अचीव कर सकते हैं। साथ ही साथ 15% का EBITDA मार्जिन भी ये काफी कॉन्फिडेंट है कि अचीव कर लेंगे। लेकिन दोस्तों अभी TTM रेवेन्यू अभी सिर्फ 2400 करोड़ रुपीस के आसपास का दिख रहा है। इसका मतलब है कि मार्च क्वार्टर में मिनिमम 1000 करोड़ रुपीस का ये रेवेन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा FY26 का भी इन्होंने 4500 करोड़ रुपीस का गाइडेंस दिया है। हालांकि दोस्तों इनका मेजर जो कैपेक्स है FY26 और FY27 में कमर्शियलाइज हो गए, जहां पे ये OSAT और PCB की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे। हालांकि दोस्तों ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, तकरीबन 5000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहां पे गवर्नमेंट ने काफी बड़ी सब्सिडी 65 से 70% तक की सब्सिडी गवर्नमेंट बियर करेगी। तो यहाँ पे फाइनेंशियल बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से काफी बड़ा मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसी हिसाब से रिस्क भी होता है। तो ये अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं तो ये बिजनेस काफी इजीली FY28 में जो 1 बिलियन का टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों इस शेयर में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, जो कि शेयर अभी 4000 के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। स्टॉक पी की बात करें तो 103 का है। हालांकि इतनी ग्रोथ हुई जो कि ये FY28 तक $1 बिलियन का रेवेन्यू का टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब है करंट लेवल से बिजनेस में 3 टाइम्स की ग्रोथ देखने को मिल सकती है आने वाले 3 सालों में। तो काफी अच्छी ग्रोथ बिजनेस में हो सकती है। तो दोस्तों बिजनेस तो लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा कर सकता है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म में भी बिजनेस काफी अच्छा कर रहा है, जिसकी वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अगर रिकवर करेगी तो ये शेयर भी अच्छी रिकवरी करेगा और फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना रिस्क असेसमेंट करें, कंपनी को और डिटेल पे समझे, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इसके अलावा PG इलेक्ट्रोप्लास्ट पे भी मैंने काफी डिटेल में एनालिसिस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि वो भी सेम ही इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। बाकी दोस्तों जहां तक इन्वेस्टमेंट और रिकमेंडेशन का सवाल है, इन दोनों कंपनीज में मेरी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन अगर इसमें मैं कोई इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो उसके बारे में अपडेट करूंगा। और दोस्तों अपडेट्स के लिए हमारा स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके अलावा दोस्तों आपकी क्या पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे भी बताएं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस में रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।